Hello everyone, my dear students. How are you all? Welcome to in my class. Today we are continue Civics Chapter 2 Ideal of our Constitution. Lecture 1 के अंदर में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं और उसके बारे में बहुत से समझा और फैक्ट्स समझे। आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम चैप्टर 2 क्लास 8। तो बेटा होता क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंडिंग द प्रीएम्बल। अब व्हाट इज प्रीएम्बल? प्रीएम्बल होता क्या है? प्रीएम्बल एक बेटा जनरल लैंग्वेज में कहें तो प्रीएम्बल इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक एन इंट्रोडक्शन विच द बेसिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर मेंशन। प्रीएम्बल एक ऐसी चीज है या एक ऐसी सिस्टम है या एक ऐसा पेज है जिसके अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में के नेचर, उसके फंडामेंटल पॉलिसीज, उसके जो सिद्धांत है या कानून है उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया होता है। ठीक है, जैसे आपकी बुक होती है, बुक के अंदर में अगर आप कोई पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक इंट्रोडक्शन दिया होता है बुक के अंदर में, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन। आपने बुक का चैप्टर है सिविक्स का, उस सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इट मींस आपको इस चैप्टर के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने को मिलेगा, ना कि किसी और अदर टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तो हमें उस टॉपिक को या चैप्टर को पढ़ते ही या उसके टॉपिक को देखते ही हम ये समझ जाते हैं कि इसके अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें जानकारी मिलने वाली है। तो इसी तरह से वो एक तरह से उस चैप्टर का प्रीएम्बल होता है। तो इसी तरह से हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल होता है। इसी प्रीएम्बल के अंदर में बेटा होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इंट्रोडक्शन होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार का है। ओके, चलो अगर आप अभी भी नहीं समझे तो आपको ये तो पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट्स ओरिजिनली थे। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब उसके अंदर में 22 पार्ट्स एंड 398 आर्टिकल्स थे, लेकिन धीरे धीरे ये अमेंडेड हुए। अमेंडेड का मतलब होता है बेटा संशोधन कर देना, यानी उसको रिकवर या फिर नया बनाना, रिन्यू कर देना, रिन्यूएशन कर देना। तो रिन्यूएशन को जब लॉ को रिन्यूएशन किया जाता है या फिर चेंज करके कुछ उसके अंदर चेंज किया जाता है तो उसे बोलते हैं हम अमेंडमेंट। तो अब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अब रियल में एक्चुअल में एट प्रेजेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के देर आर 25 पार्ट्स, 448 आर्टिकल्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और अब तक इसके अंदर में 102 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। ठीक है, यानी संविधान के अंदर में 102 बार हम इसके अंदर में चेंजेस ला चुके हैं। ठीक है, और बेटे ये कोई चेंजेस आसानी से नहीं लाए जा सकते। इन चेंजेस को लाने के लिए बहुत बड़ी कानूनी प्रक्रिया से, प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, तो जब जाकर के ये अमेंडमेंट हो पाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल के अंदर में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक नेचर के या इंट्रोडक्शन के बारे में बोला जाता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में ही फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दे दिया गया, इस तरह के कुछ वर्ड दिए होते हैं। आज हम इनको जानेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवर्जिनिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म। So here are the introduction of Indian Constitution. Indian Constitution का ये क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट। अच्छा, अगर बेटा ये बातें आपको अभी भी समझ में नहीं आई तो चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल से क्या है, आप बाजार गए, आप बाजार में आप कोई खाने की चीजें खरीद रहे, जैसे कि च्यवनप्राश। तो उस च्यवनप्राश के अंदर में बेटा पहले इंग्रेडिएंट्स बताए होते हैं कि इसके अंदर में इसके अंदर में ये ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू है, पिस्ता है, बादाम है और अश्वगंधा, केसर, इलायची है और भी बहुत कुछ इसके अंदर में ये चीज इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। तो आप उस चीज को देख करके समझ जाते हैं कि हाँ ये चीज अगर मैं खाऊंगा तो अच्छी होगी, मेरे सेहत के लिए अच्छी होगी। ठीक है, तो बाकी
उसके अंदर में सब कुछ हमें पता चल जाता है। तो बेटा ऐसी मैंने जस्ट एग्जांपल से के थ्रू बताया है। तो बट लेकिन हम 25 पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे एक साथ नहीं पढ़ सकते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले ही पार्ट के अंदर में ये चीज दिए गए होते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका मतलब होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्टरी पार्ट मींस प्रियम्बल में शो होता है सोवर्जिनिटी। सोवर्जिनिटी का मीन्स का मतलब होता है प्रभुसत्ता। इट इज ए हिंदी वर्ड। अगर आपको नहीं समझ में आया तो चलो हम इसको और डीपली ब्रॉडली स्टडी करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवर्जिनिटी। सोवर्जिनिटी का मतलब होता है प्रभुसत्ता, मींस कि ऑल पावर इन ए कंट्री। कंट्री के पास में हर वो ताकत है कि वो अपने एक्सटर्नल और इंटरनल मामले के अंदर में खुद काम कर सकती है, बजाय किसी दूसरी सरकार या किसी दूसरे देश या गवर्नमेंट के दबाव में आए बिना। जैसे कि आपको पता होगा 15 अगस्त 1947 से पहले, बिफोर 15 अगस्त 1947 से पहले हमारे ऊपर में दबाव बनते थे ब्रिटेन सरकार के। ब्रिटिश सरकार हमारे लिए कानून बनाती थी और हमें उसे मानना भी पड़ता था, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो। लेकिन जब भारत देश में हमने आज़ादी पाई, आज़ादी के बाद में हमने 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद एक दुनिया का सबसे बड़ा कानून बनाया, विस्तृत कानून बनाया, द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बनाया कि भारत का कानून दुनिया का सबसे बड़ा कानून है। उसके अंदर में हमने पहले डाल दिया कि इंडिया इज सोवर्जिनिटी, मींस कि पूर्ण शक्तिशाली कंट्री है। इसके ऊपर में इसके आंतरिक मामलों में और बाहरी मामलों में, मींस अपने खुद के किसी भी प्रकार की एक्टिविटी के अंदर में भारत स्वयं सेल्फ फैसला ले सकता है, बिना किसी दूसरे देश के दबाव के या किसी दूसरे देश के बात को माने बगैर या किसी और अन्य देश के राजा के, रानी के या किसी भी बात को मानने से मना भी कर सकता है। वो अपने मसले खुद कर सॉल्व कर सकता है। इसे बोलते हैं सोवर्जिनिटी, यानी पूर्ण शक्ति देश के अंदर में ही है। अब वो किसी दूसरे देश की बात मानने के लिए बाउंड नहीं है। ओके, तो इसका मतलब हुआ सोवर्जिनिटी इन फुल पावर। सोशलिस्ट दूसरा है सोशलिस्ट। अब बेटा जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, बेटा कॉन्स्टिट्यूशन बनना और इफेक्ट आना दोनों में फर्क है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 नवंबर 1949 को। रिमेंबर, कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 नवंबर 1949 को और इफेक्ट में हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि सर भारत का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, तो बना का मतलब है कि वो बन गया था 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को, और इफेक्ट में हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में हुआ था। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि 1976 में इसके अंदर में अमेंडमेंट किया गया, और अमेंडमेंट कौन सा था? 42 अमेंडमेंट था। अभी तक देश के अंदर में 102 अमेंडमेंट हो चुके हैं, यानी भारत के संविधान को बदला नहीं गया, सिर्फ उनको चेंज किया गया, मतलब कि उसको थोड़ा सा उसको संवारा गया है, मतलब कि ठीक है, उसको चेंज नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन को ना तो चेंज किया जा सकता, उसको सिर्फ क्या किया जा सकता है बेटा, उसको सिर्फ उसको चेंज किया, उसको सुधारा जा सकता है, नया किया जा सकता है, उसके अंदर में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, अच्छे बुरे थोड़े बड़े। तो ये 42वां बदलाव था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। 42 अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट है, ठीक है, ये अमेंडमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, अमेंडमेंट हुआ था 42 और उसके अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में डाला गया सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवाद। समाजवाद का मतलब क्या होता है? समाजवाद का मतलब होता है कि भारत के अंदर में जितने भी लोग हैं, किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, किसी भी समुदाय के लोग हैं, वो किसी भी तरह के लोग हैं, किसी भी कंडीशन के, वीक है, पुअर है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, रिच है और पुअर है, किसी भी तरह के, वो सभी को भारत को सोचना है और सबके अधिकार बराबर है, सबके नियम एक ही हैं और सबको बराबर का मौका, एक्चुअल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मतलब मींस इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी। सोशलिस्ट यानी सभी समाज के लोग बराबर है, एवरीथिंग इज इक्वल बिफोर द लॉ। तो इसका मतलब हो गया समाजवादी, सोशलिस्ट। अब आता है हमारा तीसरा, डेमोक्रेटिक। तीसरा क्या था हमारा?
डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक, कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रिटिक का मतलब होता है शासन। ठीक है बेटा, इस डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रिटिक का मतलब होता है रूल, कि यहाँ पर पीपल रूल यानी जनता का शासन है, कि यहाँ पर सिर्फ जनता का शासन। इसका मतलब यह है कि भारत के अंदर में जो भी हेड होगा वो कोई भी ऐसा राजा या रानी या राजा का बेटा नहीं हो सकता। यहाँ पर जो चुने जाएंगे वो व्यक्ति होंगे जो लोग खुद अपनी पसंद से चुनेंगे। लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक। डेमो मतलब लोग, पीपल और क्रेटिक मतलब शासन, यानी जनता का शासन होगा। यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव प्रोसेस होगा, कि जो भी देश को चलाने वाला होगा वो जनता का ही एक रिप्रेजेंट करने वाला होगा। ओके, तो इसे बोलते हैं हम डेमोक्रेटिक शासन। इसको बेटा हम डेमोक्रेटिक भी बोलते हैं। और डेमोक्रेटिक क्या है? डेमोक्रेटिक एक ग्रीक वर्ड है जो आया कहां से? डेमोस क्रेटोस से आया। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, डेमोस प्लस क्रेटोस। तो इसका मतलब होता है लोगों का शासन। जहां पर डेमोस का मतलब होता था लोग और क्रेटोस का मतलब होता था शासन। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि दिस वर्ड बिलोंग्स टू अ ग्रीक लैंग्वेज, ये ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, क्योंकि हमारे जो वर्ल्ड की जो पुरानी लैंग्वेजेस हैं वो है हमारी ग्रीक लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, हम संस्कृत भी मान सकते हैं। ठीक है, तो संस्कृत भी हमारे कई वर्ड ऐसे हैं जो इन्हीं लैंग्वेज से निकले हुए हैं। तो ये डेमोक्रेटिक एक ग्रीक लैंग्वेज है। ठीक है, और ग्रीक लैंग्वेज में डेमोस प्लस क्रेटोस से निकला है, जो आगे जाकर के धीरे धीरे डेमोक्रेटिक बन गया, जिसका मतलब होता है लोगों का शासन या जनता का शासन, जनता ही शासन करेगी। फिर आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है बेटा एक तरह से गणतंत्र। रिपब्लिक का मतलब होता है लोग का मतलब होता है कि बहुत सारे स्टेट हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, उस राज्य को बना करके एक देश बना है, एक देश बना है, एक राज्य को बना करके एक देश बना है जिसका नाम है इंडिया। ठीक है, और उसके ऊपर में एक हेड ऑफ द स्टेट है। हेड ऑफ द स्टेट दैट इज द प्रेसिडेंट, कि वो हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा, मींस राष्ट्रपति होगा। इज इलेक्टेड बाय द पीपल्स फॉर टर्म्स ऑफ 5 इयर्स, कि जो भी इस स्टेट का राष्ट्रपति मींस हेड ऑफ द नेशन बनेगा, इस देश का मुखिया बनेगा, वो 5 साल के लिए, 5 इयर्स, 5 साल के लिए ही चुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट अ हेरिडेटरी रूलर्स, इट इज नॉट अ हेरिडेटरी रूलर्स, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो 5 साल बाद अपने बेटे को बोल दे कि अब तू इस देश का हेड बन जा, फिर उसके बाद वो उसका बेटा बोल दे, जैसे राजा के शासन में होता था कि राजा का बेटा चाहे समझदार हो चाहे पागल हो लेकिन वही राज्य को चलाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है रिपब्लिक स्टेट है भाई, हेड ऑफ द स्टेट होगा, 5 साल के लिए होगा। अब बेटा हेड ऑफ द स्टेट का होता क्या है, मैं थोड़ा इसको और खुल के बता दूं। हेड ऑफ द स्टेट में होता क्या बेटा, कि हेड ऑफ द स्टेट जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनके काम करने की सीमा होती है 65 इयर्स और 5 साल। दोनों में से जो पहले हो जाए उनका काम खत्म हो जाता है। मीन्स उनका कार्यकाल, जो उनकी जो पावर्स होती है या राष्ट्रपति पद पे काम करने के काम होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। फिर रिमेंबर, फिर सुन लीजिए, मान लीजिए अगर मैं देश का राष्ट्रपति हूं और मेरी उम्र 62 साल है, आई एम 62 ईयर्स, लेकिन 3 साल बाद में 65 साल का हो जाऊंगा, 65 का हो जाऊंगा, तो 3 साल बाद ही मेरा कार्यकाल खत्म हो जाएगा। जो मैं भारत के पोस्ट पे बैठा हूँ, हेड ऑफ द नेशन बन के बैठा हूँ, मेरा काम खत्म हो जाएगा। मींस यानी 65 इयर्स का पूरा हो जाए या फिर 5 साल या 65 ईयर, जो पहले पूरा होगा वो मान लिया जाएगा। सपोज अगर मेरी उम्र 70 साल है, मेरी उम्र मान लीजिए मेरी उम्र 50 साल है, ठीक है, और 50 साल का मैं राष्ट्रपति देश का बन गया, तो पूरा 5 साल तक मैं राज करूंगा और 5 साल बाद मैं फिर से इलेक्ट हो सकता हूं, लेकिन मुझे इलेक्शन वापस सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, जो हमारे देश के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जनता के चुने, वही इलेक्ट करते हैं। ठीक है, हम इलेक्ट करते हैं, वो सेलेक्ट करते हैं। आई बात समझ में? तो इसे बोलते हैं बेटा जिन दोनों में से जो पहले हो जाए। ठीक है, इसे बोलते हैं। तो इसलिए वो कोई हेरिडेटरी रूल नहीं होगा। रिपब्लिक का साफ साफ मतलब है कि हेड ऑफ द नेशन जो भी होगा वो 65 साल या 5 साल के लिए काम करेगा, अपनी उम्र के 65 साल तक या 5 साल तक काम करेगा, और वो हेरिडेटरी नहीं हो सकता। मींस ये ऐसा नहीं हो सकता कि
वंश, हेरिडेटरी का मतलब होता है वंश, वंश के अनुसार कि भाई मैं राजा, फिर मेरा बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, उसका बेटा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी हेड ऑफ द नेशन होगा वो जनता के द्वारा ही चुने हुए लोगों के द्वारा चुना जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। सेकुलर का मतलब होता है बेटा धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब होता है भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। मींस भारत किसी भी धर्म के लिए विशेष, स्पेशल या इंपॉर्टेंटली नहीं रखता। उसके लिए सारे के सारे रिलीजन इक्वल है। मींस ऑल रिलीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ, बिफोर द लॉ ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुसार या उसके सामने भारत के जितने भी धर्म हैं, ठीक है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैन, बौद्ध, देयर आर 8 रिलीजन और बाकी कुछ और भी, ठीक है। तो बेशक आपको अगर हमारे कंट्री के अंदर में जो मेजोरिटी में है वो हिंदुज्म है, तो भारत ऐसा नहीं कर सकता कि जैसे इंडिया इज ए हिंदुज्म कंट्री, जैसे पाकिस्तान, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान इज ए इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान। वो क्या लिखता है? इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, कि भारत, पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, मीन्स एक इस्लाम का स्टेट है, मतलब कि अल्लाह को मानने वाला, मुस्लिम धर्म को मानने वाला है। लेकिन वहां पर तो बेटा और भी हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, लेकिन वो प्रेफरेंस वो अपने कंट्री के वो प्रेफरेंस देता है इस्लामिक स्टेट। लेकिन भारत ऐसा कुछ भी नहीं करता। भारत के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैन, बौद्ध, ये सारे के सारे धर्म एक से है। यानी भारत के लिए all religions are equal, so that is called secularism। इसको बोलते हैं सेकुलर स्टेट या सेकुलरिज्म। ओके, आई डू होप कि बेटा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और ये इन वर्ड्स के बारे में आपने समझा होगा। और दैट इज ऑल आर प्रीएम्बल, ठीक है। आई होप यू विल लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।